तो आज हम लोग अपने वेक्टर के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर का रिकैप लेते हैं। पोजीशन वेक्टर। तो लास्ट डे हमने देखा था कि ओरिजिन से सपोज ये ओरिजिन है और कोई पॉइंट P है, हमने 2D प्लेन लिया हुआ है x y, ठीक है। तो कोई पॉइंट P है, इसका लोकेशन जो है इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में, इस रेफरेंस में एक्स वाई है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन से जो लाइन, ओरिजिन से हम लोग P को ज्वाइन करेंगे और O से P की तरफ जो वेक्टर होगा, तो ये वेक्टर जो है, वेक्टर OP जो है, R से रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन वेक्टर को। तो पोजीशन वेक्टर जो है हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर OP। तो वेक्टर OP हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा और इसको हम लोग वेक्टर OP का एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक्स एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट जो है हमारा यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि x है। और y कंपोनेंट हमारा हो जाएगा, इसका प्रोजेक्शन y पे एक्सिस पे डालेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा y। तो हमारा वेक्टर OP जो है x और y कंपोनेंट्स के फॉर्म में उसको हम लोग लिख सकते हैं x i कैप प्लस y j कैप। इसका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट x था और y एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट y था। वेक्टर फॉर्म में एक्स आई प्लस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब जरा हम अगर ध्यान दें तो एक्स आई का वेक्टर क्या होगा, ये वाला वेक्टर होगा। ये वेक्टर यहाँ से यहाँ का वेक्टर, इसको मैं पॉइंट बोल देता हूँ, OQ बोल देता हूँ, ठीक है। OQ वेक्टर हो जाएगा आपका, ये वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप और QP वेक्टर हमारा हो जाएगा y j कैप। अब जरा ध्यान दें तो OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर, OQ वेक्टर प्लस QP वेक्टर हमारा क्या हो जा रहा है, OP वेक्टर हो जा रहा है। OP वेक्टर हो जा रहा है फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ये तो OP वेक्टर को मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूं। OP वेक्टर इज इक्वल टू OQ वेक्टर। OQ वेक्टर हमारा एक्स आई कैप, QP वेक्टर जो है हमारा वाई जे कैप, यही है। और ये वाला है और ये जो है वाई जे कैप है। तो इस तरह से हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर हमारा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर्स के फॉर्म में, ठीक है। अगर यही चीज हम 3D में लेते तो हमारा पोजीशन वेक्टर जो है हो जाता
3D में कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड होता तो हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, क्योंकि हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 3D में हो जाता एक्स वाई जेड फॉर तो ये हमारा हो जाता 3D के केस में। फॉर 3D फॉर 3D, ठीक है। अच्छा, अब पोजीशन वेक्टर कैसा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर जो है आपका ये फिक्स्ड वेक्टर है। इसको आप स्लाइड नहीं कर सकते हैं। जैसे ही स्लाइड करेंगे इसको, इसके पैरेलल स्लाइड करेंगे, इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, क्योंकि आपका पोजीशन वेक्टर का ओरिजिन जो है इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। इनिशियल पॉइंट ऑफ पोजीशन वेक्टर is fixed at origin। इसीलिए पोजीशन वेक्टर को आप स्लाइड नहीं कर सकते हैं। पोजीशन वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं है। पोजीशन वेक्टर फ्री वेक्टर नहीं है, वो फिक्स्ड वेक्टर है। तो आगे हमने पोजीशन वेक्टर देख लिया। अब जरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट जो है आपका चेंज इन पोजीशन, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। इनिशियल पॉइंट हम P ले लेते हैं और फाइनल पॉइंट हम Q ले लेते हैं। एक सेकेंड, फाइनल पॉइंट हम Q ले लेते हैं। और तो इनिशियल पोजीशन हमारा ये ओरिजिन है, P था, तो इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर जो है हमारा क्या हो जाएगा? OP हो जाएगा। इसको मैं R1 बोलता हूँ, R1 वेक्टर बोलता हूँ। फाइनल पोजीशन हमारा Q है, तो इसको मैं R2 वेक्टर बोलता हूँ। तो फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर R2 है, इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर R1 है। पॉइंट P से Q जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, अगर मैं उसको S से डिनोट करूं, तो वो हमारा क्या है? P से Q को ज्वाइन होने वाला वेक्टर। इनिशियल पॉइंट यहाँ है और Q फाइनल पॉइंट यहाँ है, और डायरेक्शन PQ की तरफ, P से Q, ठीक है। तो यही हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब जरा गौर करें तो PQ वेक्टर जो है हमारा क्या है? OQ वेक्टर
माइनस ओपी वेक्टर। क्योंकि ओ क्यू वेक्टर जो है हमारा ओपी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर है। हाँ, तो पी क्यू वेक्टर हमारा ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर हो जाएगा यूजिंग ट्राइंगल लॉ। तो ओ क्यू वेक्टर माइनस ओपी वेक्टर को आप फिर फर्दर क्या लिखेंगे? ओ क्यू वेक्टर जो है हमारा R2 है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेकंड, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? दिख गया कि डिफरेंस ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। फाइनल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन का पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल के आ गया। अब सपोज आपका ये मानिए कि P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है 2D में है x1 y1 है, और Q पॉइंट का x2 y2 है, तो आपका क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर x2 i कैप, जिस तरह से हमने ऊपर किया था, प्लस y2 j कैप। ये R2 हो गया। R1 हमारा x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो ये हमारा निकल के आ जा रहा है कितना? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। तो ये आ गया हमारा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही हो गया। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है आपका x कंपोनेंट का डिफरेंस y कंपोनेंट के अलॉन्ग, मतलब i एक यूनिट वेक्टर जो है x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो आपका i कैप है। उसके अलॉन्ग x2 माइनस x1 है, और y एक्सिस के अलॉन्ग y2 माइनस y1 है। तो इसी तरह अगर आपका 3D हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? 3D में आपको पोजीशन वेक्टर जो है x y z तीनों आ जाएगा। तो 3D में आपका पोजीशन ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है इस तरह से हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। क्योंकि वहां पे ये x1 y1 z1 हो जाएगा, ये पॉइंट जो है x1 y1 z1 हो जाएगा। और यहाँ पे z2 जुट जाएगा 3D में। तो इसीलिए फिर वहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा ये हो जाएगा। मैं अभी ऊपर आई कैप जे कैप क्या कैप के कैप, तो आई कैप यूज़ किया मैंने, जे कैप यूज़ किया मैंने, और के कैप यूज़ किया मैंने। और मैं ये भूल ही गया कि मुझे इसको आपके इंट्रोड्यूस करना है। तो जिस भी वेक्टर के ऊपर कैप लगा हुआ हो तो वो समझ लीजिए आपका, इस तरह से कैप या हैट लगा हुआ हो तो वो समझ लीजिए आपका यूनिट वेक्टर है। मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो ये जो है आपके यूनिट वेक्टर्स हैं। तो यूनिट वेक्टर कैसे वेक्टर को बोलते हैं? अब मैं यहाँ पे पहले यूनिट वेक्टर ही एक्सप्लेन कर लेता हूँ। काइंड्स ऑफ वेक्टर्स में आपका पहला जो है यूनिट वेक्टर। वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। सपोज a अगर यूनिट वेक्टर है तो a का मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका 1 हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेक्टर a बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a।
ये आपका यूनिट वेक्टर, ये आपका इसका मैग्नीट्यूड जो है, ये जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है आपका 1 हो जाएगा। ए कैप जो है वेक्टर ए कैप, यूनिट वेक्टर को आप इस तरह से निकाल सकते हैं, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, तो वो जो है यूनिट वेक्टर हो जाएगा। एक्चुअली आपने वेक्टर के बारे में क्या पढ़ा था कि वेक्टर जो है आपका, मैं लिखता हूं, वेक्टर में क्या होता है आपका मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड आपका स्केलर होता है, तो स्केलर स्केलर आपका मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन के लिए स्केलर और डायरेक्शन के लिए किसी भी डायरेक्शन में आप यूनिट वेक्टर से उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय और ये स्केलर क्या है आपका, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो सपोज यहाँ पे ये हमने पढ़ा था कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड आपका स्केलर क्वांटिटी होता है और डायरेक्शन जो है वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर यूज करते हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इस तरह से इसी को यूज करके अगर मैं लिखूं कि वेक्टर ए जो है, वेक्टर जो है, मैं इसको यहाँ पे आपको यूज कर रहा हूँ, यहाँ से वेक्टर ए, उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या है हमारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड हम डाल देंगे, ए का मैग्नीट्यूड। फिर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो है आपका ए की डायरेक्शन में, वेक्टर ए का डायरेक्शन जो है, वेक्टर ए की डायरेक्शन में हमको ये करना है, यूनिट वेक्टर लेना होगा। तो यूनिट वेक्टर जो है ए के डायरेक्शन यूनिट वेक्टर जो है ए कैप से रिप्रेजेंट होगा, और यहां से आपका ए कैप इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ, सॉरी, वेक्टर ए डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हमारा डिराइव होकर के आ रहा है। और मैंने आपको सेम चीज यहाँ पे लिखा था, ये जो लिखा था मैंने सेम चीज यहाँ लिखा था, और ये मैंने आपको यहाँ पे डिराइव कर दिया। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 1 होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जो है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को के अलोंग यूनिट वेक्टर जो है वो आपका आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। उसका ये कन्वेंशन है कि इसको हमने आई कैप दे दिया है, इसको आई कैप बोलते हैं। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट डायरेक्शन, सॉरी, एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन जो है आपका यूनिट वेक्टर जो है आई कैप है। यूनिट वेक्टर along एक्स एक्सिस। उसी तरह से वाई एक्सिस का डायरेक्शन जो है, वाई एक्सिस के अलोंग जो डायरेक्शन है वो आप जे कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और जे कैप क्या है आपका यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है।
उसी तरह से z एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन जो है आप के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। और के कैप क्या हो जाएगा आपका यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस। तो अब जरा मैं इसको आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं कि सपोज ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है और z एक्सिस है। ये आपका ओरिजिन है। तो x एक्सिस के अलोंग जो है, ये x था, x एक्सिस के अलोंग जो है 1 यूनिट आप चलें, 1 यूनिट चलें x एक्सिस के अलोंग, तो यहां से यहां तक जो है ये वेक्टर जो है x एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट, ये वेक्टर जो है आपका क्या हो जाएगा आई कैप। ओरिजिन से 1 आप x एक्सिस के अलोंग चलें, तो ये हो जाएगा आपका आई कैप। उसी तरह से ओरिजिन से y एक्सिस के अलोंग आप 1 यूनिट चलें, ये 1 है, तो ये वेक्टर जो है आपका हो जाएगा यहां से ये वेक्टर जो है जे कैप। और 1 यूनिट जेड एक्सिस के अलोंग चलें, तो ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर एक्स एक्सिस के अलोंग, जेड एक्सिस के अलोंग 1 यूनिट, ये वेक्टर हो जाएगा के कैप। तो इस तरह से हमको दिख रहा है कि आई कैप का मैग्नीट्यूड, जे कैप का मैग्नीट्यूड और के कैप का मैग्नीट्यूड जो है 1 है। तो ये तीनों के तीनों आपके यूनिट वेक्टर हैं। आई कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। अब मैं आपको यूनिट वेक्टर हो गया, तो अब मैं आपको किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने सिखाता हूं कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। सपोज आपने, हम अपना वो पोजीशन वेक्टर ही वाला ही देखते हैं। सपोज हमारा वेक्टर जो है OP है, इसका कोऑर्डिनेट x, y है। तो OP वेक्टर जो है ये वेक्टर हो जाएगा। और इसका लेंथ जो है, OP वेक्टर का जो लेंथ है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है, यही आपका मैग्नीट्यूड हो जाएगा OP वेक्टर का। तो OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो है, इसका लेंथ जो है क्या हो जाएगा आपका x² प्लस y² का रूट अंडर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि ये लेंथ जो है यहाँ से यहाँ x है, यहाँ से ये y है, तो ये आपका पाइथागोरस से x² प्लस y² हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। तो आपने वेक्टर जो आपका OP था वो इस तरह से था, x i कैप, x डायरेक्शन अलोंग मैग्नीट्यूड जो है x था, डायरेक्शन ये,
आई कैप, और वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड y है और आपका डायरेक्शन j कैप। तो OP मैग्नीट्यूड आपको दिखा कि इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट अंडर। उसी तरह से अगर कोई वेक्टर आपका इस तरह से रहता है, a इक्वल टू a1 आई कैप प्लस उसका y कंपोनेंट जो है a2 j कैप, z कंपोनेंट a3 है a3 k कैप, तो आपका इस वेक्टर का जो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है, वो उसी तरह से हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो ये हमारा कैसे आया? तो ये भी यूजिंग पाइथागोरस ही आया। ये आप इसको उस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज आपका क्यूबॉइड का क्यूबॉइड है। मैं इसको आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखाता हूँ। ठीक है, ये आपका क्यूबॉइड है। अब इस पॉइंट को आप ओरिजिन बोलिए, ठीक है, ओरिजिन बोलिए, और इसका ये लेंथ जो है अलॉन्ग ये वाला जो है ये एक्सिस है, इसको आप x मान लीजिए, और इसका हाइट वाला जो एक्सिस है इसको आप y मान लीजिए, और जो इसका सामने वाला ये एक्सिस है इसको आप z मान लीजिए। तो यहाँ से ये लेंथ जो है आपका, इसको मान लीजिए इसका जो लेंथ है ये x है यहाँ से यहाँ तक का, और ये जो है y एक्सिस के अलॉन्ग जो है इसका हाइट y मान लीजिए, और z एक्सिस के अलॉन्ग जो ये इसका विड्थ है उसको z मान लीजिए। तो आपका जो बॉडी का डायगोनल होगा क्यूबॉइड का, ये वाला ये अगर पॉइंट P बोलता हूँ, तो ये बाहर वाला पॉइंट जो है, तो पॉइंट O से पॉइंट P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा? O से P को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, क्योंकि ये जो है आपका x एक्सिस के अलॉन्ग आप x शिफ्ट किए तो ये पॉइंट xi कैप आ गया। यहाँ आए तो हमको ये वेक्टर जो है xi कैप आ गया है। अब जो है इस पॉइंट से हम यहाँ ऊपर आए, इस पॉइंट पे इसको मैं बोल देता हूँ, ये P है ना, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ A और इसका नाम रख देता हूँ B, ठीक है। तो फिर A से B गए हम, तो इस पॉइंट पे आ गए, तो इस पॉइंट पे हम कहाँ पहुँचे हैं? हमारा कोऑर्डिनेट जो है x, y पहुँचा है। और वहाँ से फिर हम अगर z एक्सिस के डायरेक्शन में इधर z मूव कर जाते हैं तो हमारा ये पॉइंट P आ जाता है, जो कि P पॉइंट जो है, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है आपका x, y, z है। तो आपका OP वेक्टर जो है, OP वेक्टर आपका x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। x एक्सिस के लिए हम आए हम तो xi कैप हुआ,
फिर आपका ए से बी गए तो एक्स आई में आपका वाई जे कैप ऐड हुआ। फिर यहाँ से हम बी से पी आए तो हमारा जेड के कैप ऐड हुआ। एक्चुअली देखिए, सपोज मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है। तो इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं, वो जो इनिशियल पॉइंट है इसको बोलता हूँ P1, इस पॉइंट को बोलता हूँ P2, इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं P3 और इस पॉइंट को बोल देता हूँ मैं P4। ठीक है, तो आपका जो है, अगर मैं ये करूं, जो फाइनल, अगर इन सब वेक्टर को जोड़ दिया जाए तो जो फाइनल वेक्टर होगा वो आपका OP4 वेक्टर होगा। इसको आप ट्राइंगल लॉ से जोड़ के, दो वेक्टर जोड़ के तीसरा निकाले, तीसरा के में फिर चौथा जोड़े, इस तरह से करके आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। मैं आपको बताए दे रहा हूं कि आपका OP1 वेक्टर प्लस P1 P2 वेक्टर, तो अब OP2 वेक्टर हो गया, OP1 प्लस P1 P2 OP2 हो जाएगा। मैं लिखता हूं इसको, OP2 वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल लॉ से। अब फिर OP2 में आप यहाँ से OP2 में आप P2 P3 जोड़िए। OP2 तक तो हम पहुँच चुके हैं, उसमें आप प्लस P2 P3 जोड़िए, तो क्या आ जाएगा? ट्राइंगल लॉ से OP3 वेक्टर। फिर आप अब OP3 पहुंच चुके हैं। अब OP3 में आप P3 P4 वेक्टर जोड़िए, तो आपका वो हो गया OP4 वेक्टर। ट्राइंगल लॉ। तो इस तरह से अगर मैं इन तीनों को जोड़ देता हूं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड इक्वेशन, अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं 1 + 2 + 3, तो क्या होता है? लेफ्ट साइड में OP1 प्लस P1 P2 प्लस OP2 प्लस P2 P3 प्लस OP3 प्लस P3 P4 वेक्टर। दिस इज इक्वल टू, अब राइट साइड में OP2 प्लस OP3 प्लस OP4। ठीक है, तो अब इसमें जरा देखें, OP2 वेक्टर इधर भी है, OP2 वेक्टर इधर भी है, तो वो कट गया, माइनस हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। अब OP3 वेक्टर इधर भी है, OP3 वेक्टर इधर भी है, वो भी सब्ट्रैक्ट हो गया। तो आपका क्या आ गया? OP1 प्लस P1 P2 वेक्टर प्लस P2 P3 वेक्टर प्लस P3 P4 वेक्टर। तो ये आपका क्या आ गया? OP4 वेक्टर।
अब जरा गौर करें कि ये सारा वेक्टर हम जोड़े तो फाइनल वेक्टर जो है, फाइनल वेक्टर हो गया आपका वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो आप कितने भी वेक्टर्स बीच में जोड़ लें, लेकिन फाइनल वेक्टर जो है वेक्टर एडिशन के बाद आएगा आपका वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये इससे आपका प्रूव हो गया। इस केस को मैं जनरलाइज करता दे रहा हूं। मैं अभी यहाँ पे 1 2 3 4 वेक्टर जोड़ा था, आप n वेक्टर्स जोड़ लें, आप n वेक्टर्स जोड़ लें, कितने वेक्टर्स जोड़ लें, जो आपका फाइनल वेक्टर होगा वो आपका जोड़ करके रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वेक्टर बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। यही आपका डिस्प्लेसमेंट के केस में भी होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो है केवल वही वेक्टर होता है, वेक्टर जो ज्वाइन करता है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, और उसका डायरेक्शन जो है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। यहाँ भी वही हुआ है, OP4 वेक्टर जो है हमारा वही रिजल्टेंट आया है। मैं इसको यहाँ नोट में लिखता हूँ, रिजल्टेंट इज वेक्टर ज्वाइनिंग initial point and final point। यहाँ पे हमने ध्यान दिया कि वेक्टर जो है ना सब्सिक्वेंटली जोड़ा है, जहाँ पे एक का हेड खत्म हो रहा है वहां से दूसरे का टेल शुरू हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हेड हेड मिला रहे हैं। हाँ, यहाँ पे इसका हेड है तो इसका टेल है, यहाँ पे इसका हेड है तो इसका टेल है, यहाँ पे इसका हेड है तो इसका टेल है। सब्सिक्वेंटली हम जोड़े हैं वेक्टर को, तो ये हमारा आया है। डिस्प्लेसमेंट केस में भी यही होता है। तो अब जो है यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक्स वेक्टर जो है OP वेक्टर जो है क्या हो जाएगा हमारा, OA वेक्टर हमने क्या किया इसमें xi प्लस yj प्लस zk किया, तो xi वेक्टर जो है हमारा OA वेक्टर है, OA वेक्टर है, और yj वेक्टर जो है हमारा क्या है, AB वेक्टर है। यहाँ पे ये ब्रैकेट AB वेक्टर, फिर zk कैप जो है वो क्या है हमारा, BP वेक्टर है। तो ये हमारा क्या हो जा रहा है फाइनली, A कॉमन है तो OB हो गया, फिर B से B कॉमन है तो इधर ये AP हो गया। तो O से सीधा फाइनल पॉइंट जो है, O से सीधा जो है आपका जो फाइनल वेक्टर होगा, जो फाइनल वेक्टर होगा वो O से लेकर के P पॉइंट का होगा, जो कि आपका OP वेक्टर है, जो हमने यहाँ लिया हुआ है, यहाँ पे लिया हुआ है। तो OP वेक्टर आपका xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप हो गया है। और अब इसका ही जो मैग्नीट्यूड है, OP वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो आपको निकालना है। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड के लिए, जिस वेक्टर के 3 कंपोनेंट हैं x y z जो है तीनों डायरेक्शन में, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। 2 का मैग्नीट्यूड हम ऊपर में निकाल चुके हैं पाइथागोरस से, 3 का हमने लिख दिया था, इस तरह ये लिख दिया था कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको हम प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका क्यूबॉइड का जो बॉडी डायग्राम ये क्या है, ये तो आपका क्यूबॉइड का ये वेक्टर जो वेक्टर OP है, क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल है। और आपने पढ़ा है कि क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल जो है, क्यूबॉइड का बॉडी डायगोनल जो है बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो है वो आपका लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है। तो इस केस में लेंथ आपका क्या है, x है, हाइट आपका y है और ब्रेथ आपका z है। तो ये आपका आ जाएगा रूट अंडर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यही बॉडी डायगोनल जो है आपका इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहां दिख रहा है ये, तो इसीलिए आपका वेक्टर ओपी का जो मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ओपी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया। तो ये चीज आपका प्रूव हो गया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया था। तो यहाँ भी आपका बॉडी डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड निकालने में भी हम लोग पाइथागोरस यूज करते थे, जूनियर क्लासेस में हमने पढ़ा है कि इसका जो ये जो बॉडी डायगोनल है इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस आपका ये पॉइंट ये हो जाएगा, ये वेक्टर जो आपका बेस हो जाएगा और ये आपका हाइट हो जाएगा। ये आपका हाइट है, सॉरी बेस है, और ये हाइट है, दोनों के बीच में एंगल जो है आपका 90 डिग्री है। तो ये वाला जो है आपका ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है और ये जो है आपका वाई है। तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कीजिएगा तो पाइथागोरस से ये निकल के आ जाएगा रूट अंडर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस सॉरी जेड स्क्वायर है यहाँ पे, बेस का स्क्वायर, इसको मिटा ही देता हूँ कंफ्यूजन होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आपका बेस का स्क्वायर है और आपका हाइट का स्क्वायर क्या होगा, वो वाई है हाइट, तो आपका वाई स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये प्रूव मैंने कर दिया। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने देख लिया कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग यूनिट वेक्टर हमने देख लिया। अब हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर देखते हैं कि वो किसको कहते हैं। दूसरे तरह का वेक्टर जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो वैसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, मैग्नीट्यूड जीरो हो, तो वैसे वेक्टर को नल वेक्टर बोलेंगे। सपोज आपका नल वेक्टर बोलेंगे, सपोज वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है जीरो है, तो वेक्टर ए जो है आपका कैसा वेक्टर हो जाएगा, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो जीरो वेक्टर का चूंकि मैग्नीट्यूड जीरो हो गया इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, कोई भी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है। ये इसको ये सारे डायरेक्शन में हो सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड ही जीरो है। और अब जैसे जीरो वेक्टर क्या है आपका, अगर ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर वैल्यू तो वो जीरो वेक्टर ही हो जाएगा, नल वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। और जीरो वेक्टर केवल आपका मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस है, इसका कोई भी क्वांटिटी ऐसा नहीं है, मतलब जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वेक्टर में तो उसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड रहता है। तो जीरो वेक्टर का केवल आपका मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस हैज ओनली मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस। जीरो वेक्टर का केवल आपका मैथमेटिकल इंपॉर्टेंस होता है। और जीरो का जो पोजीशन, ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर है वो जीरो वेक्टर है। ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर है
वो आपका नल वेक्टर है, जीरो वेक्टर है। ओरिजिन का पोजीशन वेक्टर जीरो वेक्टर है। अब इक्वल वेक्टर्स, दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए। सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सेम होगा तो इक्वल वेक्टर्स जो है हमेशा पैरेलल होंगे, हमेशा पैरेलल होंगे। ठीक है। तो एक बात है कि आपका अब इसमें पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर भी मैं लिख देता हूं। पैरेलल वेक्टर, पांचवा आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर एग्जाम्पल से ए है, बी है, वेक्टर ए वेक्टर बी, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इसके बीच में एंगल जो है 0 डिग्री होगा। और हम अब वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, तो ये दोनों जो है आपके एंटी पैरेलल वेक्टर हैं। एंगल जो है यहाँ पे दोनों के बीच में 180 डिग्री होगा और यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल जो है आपका 0 डिग्री होगा। तो वेक्टर आपका पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, सपोज आपका वेक्टर ए और बी जो है, ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो आप उसको लिख सकते हैं b इक्वल टू k टाइम्स a, वेयर k इज अ स्केलर। क्योंकि b और a का डायरेक्शन सेम है तो मैग्नीट्यूड को इस तरह से कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करके इक्वेट किया जा सकता है। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि k इक्वल टू b बाय a। आप ये नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप वेक्टर का डिवीजन कर रहे हैं और वेक्टर का डिवीजन जो है मीनिंगलेस है, वेक्टर डिवीजन मीनिंगलेस है। इस तरह से आप लिख नहीं सकते हैं। अगर पैरेलल है या एंटी पैरेलल है वेक्टर तो b इक्वल टू k होगा, लेकिन k इक्वल टू b बाय a नहीं लिख सकते हैं। वेक्टर डिवीजन इज मीनिंगलेस। क्योंकि दो वेक्टर के आपको मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, तो मैग्नीट्यूड को तो आप डिवाइड कर सकते हैं लेकिन दो डायरेक्शन को डिवाइड नहीं कर सकते, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसको आपको कभी ये लिखना नहीं है। अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, तो ये हमने शायद पहले देखा है, नहीं देखा है तो अगर आपको याद नहीं है मैं इसका एक रिकैप कर दे रहा हूं। नेगेटिव वेक्टर, तो सपोज वेक्टर ए अगर ऐसा है तो इसका अगर नेगेटिव करेंगे तो वेक्टर माइनस ए आपका ऐसा हो जाएगा, केवल आपका डायरेक्शन जो है उलट गया। इन दोनों के बीच में एंगल जो है आपका 180 डिग्री हो गया, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है सेम रहेगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड दिस इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ मतलब माइनस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, केवल डायरेक्शन जो है उलट जाएंगे।
अब आपको अब आगे है कंकरेंट वेक्टर। कंकरेंट वेक्टर और को इनिशियल वेक्टर। वैसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, तो उसको को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। सपोज आपका इस तरह से है, ओ से इनिशियल पॉइंट से शुरू हुआ एक वेक्टर वो ए, दूसरा वेक्टर हो जाएगा ओ बी, तीसरा अगर लिया आपने ओ सी, सॉरी यहाँ पे मुझे सी लिखना था, तो ये वेक्टर हो जाएगा आपका ओ ए, ये वेक्टर ओ बी, ये वेक्टर ओ सी। इन तीनों का इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है, इसलिए इसको आप को इनिशियल वेक्टर या कंकरेंट वेक्टर बोलेंगे। अब आगे है कोप्लानर वेक्टर्स। कोई भी दो वेक्टर, अगर कोई भी दो वेक्टर से आप एक प्लेन को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आपने वेक्टर ए लिया और दूसरा वेक्टर बी लिया, तो ये दोनों ही वेक्टर जो है इसी एक्स वाई प्लेन में है, जो अगर यही इसी 2D प्लेन में है, तो ये आपका कोप्लानर वेक्टर है। और अगर एक वेक्टर आपने, कोई भी दो वेक्टर मिलके आपका, अगर आप दो वेक्टर ले रहे हैं तो दो वेक्टर मिलकर के एक प्लेन को वो डिफाइन करते हैं। तो एनी टू वेक्टर्स कोइंसिडेंट नहीं होने चाहिए, मतलब कि सेम लाइन के अलोंग नहीं होने चाहिए, क्योंकि सेम लाइन के अलोंग हो जाएंगे तो वो 2D को डिफाइन नहीं कर पाएगा, वो 1D हो जाएगा। विच एनी टू वेक्टर्स विच आर नॉट कोइंसिडेंट आर नहीं, आर नहीं, defines a plane। और प्लेन क्या होता है आपका? 2D होता है। प्लेन हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। जैसे आपको अपने कोऑर्डिनेट में पढ़ा होगा कि कोई भी दो लाइन जो कोइंसिडेंट नहीं है वो आपको एक प्लेन को डिफाइन कर देती है। दो लाइन जो कोइंसिडेंट नहीं है वो एक प्लेन को डिफाइन करती है। उसी तरह से दो वेक्टर जो कोइंसिडेंट नहीं है, वेक्टर भी क्या है, उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो दो लाइन जो कोइंसिडेंट नहीं है, दो वेक्टर वो प्लेन को डिफाइन करती है। उसी तरह दो वेक्टर जो कोइंसिडेंट नहीं है वो भी लाइन जैसा ही हो गया, कोइंसिडेंट नहीं है, एक प्लेन को डिफाइन करती है। तो वेक्टर ए और बी जो है आपका एक प्लेन में हो जाएगा, कोप्लानर वेक्टर हो जाएगा। अगर मैं ये बोलूं कि वेक्टर ए यूं है, वेक्टर बी यूं है, दोनों इस प्लेन में है, और वेक्टर सी जो है वो इस प्लेन के बाहर है। इस प्लेन के बाहर है, मैं उसको इस तरह से सर्कल और बीच में डॉट से दिखा रहा हूँ। इस प्लेन के बाहर वाई जेड डायरेक्शन के लॉन्ग बाहर निकलता है, प्लेन से बाहर, प्लेन के ऊपर है। तो ए बी सी जो है आपका कोप्लानर नहीं होगा। सी इज, ए और बी से प्लेन बना तो सी इज नॉट इन द प्लेन ऑफ ए एंड बी। तो ए बी सी जो है आपका नन कोप्लानर हो गए इस केस में। ए बी सी जो है आपका नन कोप्लानर
हो गया, एक प्लेन में नहीं है। और अगर इसके इधर इस तरफ सी अगर मैं इसी प्लेन में लूँ तो इस केस में आपका ए बी सी कोप्लानर वेक्टर हो गया। कोप्लानर एक ही प्लेन में है तीनों, नन कोप्लानर ए और बी 2D प्लेन में है, आपका स्क्रीन के प्लेन में है, लेकिन सी जो है स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये जो है सी जो है आपका परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ पेपर या स्क्रीन। इस केस में चूंकि मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं तो ये स्क्रीन है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। और अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूं तो ये बाय कन्वेंशन है, ये कन्वेंशन है, तो इस ये जो है परपेंडिकुलर इनवर्ड्स हो जाएगा, मतलब प्लेन के अंदर इनवर्ड्स टू द प्लेन ऑफ पेपर और स्क्रीन। ठीक है। ये सब आपको बाद में यूज होगा, बाद में आपको खूब यूज होगा, जब आप जैसे ही मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे क्लास 12 में तब ये यूज होगा, ये कन्वेंशन, इसको इसका ये इसको दिखाने का ये कन्वेंशन। ठीक है। तो अब जो है कोप्लानर हो गया। आगे ऑर्थोगोनल वेक्टर। नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है कि दो वेक्टर अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर्स कहेंगे। सपोज आपका वेक्टर ए यूं है और वेक्टर बी जो है इसके ओ ले लेता हूं, ओ ए हो गया, ओ बी हो गया, ये दोनों आपस में एंगल 90 डिग्री है। तो वेक्टर ओ बी जो है आपका परपेंडिकुलर टू वेक्टर ओ ए है, इसलिए ओ ए ओ बी जो है आपका ऑर्थोगोनल वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री है। तो ओ बी आपका ऊपर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, ये वेक्टर भी दोनों ही केस में ओ बी जो है, ओ बी और ओ ए के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो इस तरह से वेक्टर ओ बी जो है आपका ऑर्थोगोनल टू वेक्टर ओ ए होगा। इसी के साथ मैं इस लेक्चर को फिनिश कर रहा हूं। अगले दिन इस लेक्चर को मैं आगे और कंटिन्यू करूंगा और एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पे जाऊंगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।